रात के 11 बज रहे थे। मैं बिना बताए 7 समंदर पार से घर लौटा तो खिड़की से जो खौफनाक मंजर देखा, उसने मेरी रूह को चीर कर रख दिया। मेरी पत्नी, जिसके लिए मैं हर महीने 60,000 भेजता था, कड़कदाती ठंड में फटे कपड़ों में सीढ़ियों के नीचे बैठी झूठे बर्तन धो रही थी और मेरी माँ उसे लातों से मार रही थी। यह मंजर देखकर मेरे पैरों तले की पूरी जमीन खिसक गई और आंखों से लहू उतर आया। मेरी कहानी की शुरुआत आज से ठीक 3 साल पहले हुई थी, जब मेरे पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गिरी थी। मेरी एक छोटी बहन थी जिसकी शादी का भारी बोझ था, और एक छोटा भाई जो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। इन सब के बीच मेरी शादी मेरे मामा की बेटी सुदीक्षा से हो गई। सुदीक्षा स्वभाव से बहुत ही शांत, संस्कारी और खूबसूरत थी, लेकिन मेरी माँ को वह कभी एक आंख नहीं सुहाई। माँ हमेशा से किसी अमीर घर की लड़ी डेचकी चाहती थीं, जो भारी भरकम दहेज लेकर आए और उनके लालच को शांत कर सके। शादी के महज 2 महीने बाद ही मुझे खादी देश के एक बद्दे कारखाने में मजदूरी का काम मिल गया। यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि वहां का वेतन इतना था कि मैं अपने परिवार के हर सपने को पूरा कर सकता था। भारी मन से अपनी नवविवाहित पत्नी को अपनी मां के भरोसे छोड़ ढाकर मैं 7 समंदर पार उस तपते हुए रेगिस्तान में चला गया। वहां की भयंकर गर्मी में मेरी हड्डियां पिघल जाती थीं। 50 डिग्री के उस भयानक तापमान में जब मेरे शरीर से पसीना बहकर सूखता, तो कपड़ों पर नमक की सफेद परत जम जाती थी। लेकिन मैं हर पीधा को यह सोचकर पी जाता था कि मेरी इस मेहनत से मेरे घर वाले सुखी हैं और मेरी पत्नी को महलों जैसी सुख सुविधा मिल रही है। हर महीने वेतन मिलते ही मैं अपनी पाई पाई अपनी माँ के खाते में भेज देता था। उन पैसों के साथ मैं अपनी पत्नी सुदीक्षा के लिए भी अलग से 10,000 रुपये भेजता था, ताकि उसे अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। जब भी मैं फोन पर दृश्य कॉल, वीडियो कॉल करता, सुदीक्षा हमेशा बहुत ही खामोश और सहमी हुई नजर आती। उसका वह खिला हुआ चेहरा अब पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे। तुम कैसी हो सुदीक्षा? क्या माँ तुम्हारा ख्याल रखती है? मैं तड़प कर पूछता। वह हमेशा अपनी नजरें झुका लेती और धीमी आवाज में कहती, जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यहां सब बहुत अच्छा है। मैं अक्सर देखता कि जब भी वह मुझसे बात करती, उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठती थीं, जैसे कोई खूंखार जानवर वहां खदिद्दा उसे घूर रहा हो। मुझे लगता था कि शायद वह मुझसे दूर रहकर उदास है या घर के कामकाज की वजह से थक जाती है। लेकिन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उस खामोशी के पीछे मेरी माँ की रची हुई नर्क की कितनी भयानक आग जल रही है। समय बीतता गया। मेरी भेजी हुई कमाई से मेरी बहन का विवाह एक बहुत ही रसूखदार परिवार में अत्यंत धूमधाम से संपन्न हो गया। मेरे पैसों से ही शहर के एक महंगे इलाके में माँ ने एक आलीशान 2 मंजिला मकान भी खरीद लिया था। मुझे लगता था कि अब मेरे परिवार के सारे कष्ट दूर हो गए हैं और अब मुझे वापस अपने देश लौट जाना चाहिए। लेकिन एक दिन मेरे कारखाने में मेरे साथ काम करने वाले 60 वर्षीय रामदीन काका के साथ एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। रामदीन काका पिछले 20 सालों से इस तपती हुई भट्टी में अपना खून पसीना एक कर रहे थे। एक दिन ऊंचाई पर काम करते समय संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर पड़ गए और उनके शरीर की कई हड्डियां टूट गईं। जब मैं अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचा, तो उनकी हालत देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। वह शारीरिक दर्द से नहीं, बल्कि किसी और गहरे आघात से फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने उनके कांपते हुए हाथों को पकड़ा और पूछा, काका, क्या दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। उन्होंने मुझे रोका और अपनी डबडबाई आंखों से मेरी तरफ देखते हुए जो कहा, उसने मेरे भीतर के इंसान को झकझोर कर रख दिया। बेटा, मुझे यह दर्द नहीं मार रहा, मुझे मेरे अपनों के पाखंड ने मार डाला है। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। मैंने अपनी पूरी जवानी अपने भाइयों और मां के नाम कर दी। हर महीने पैसे भेजता रहा ताकि वो शहर में पक्के मकान बना सकें। वह हिचकियां लेते हुए बोले, मेरी पत्नी गांव में मेरे इंतजार में बैठी रही। मुझे आज पता चला है कि मेरी पत्नी 3 महीने पहले ही कुपोषण और बीमारी से तडिडिहप कर मर गई। मैं स्तब्ध रह गया।
और सबसे भयानक बात यह है बेटा कि मेरे घर वालों ने मुझे उसकी मौत की खबर तक नहीं दी ताकि मैं पैसे भेजना बंद न कर दूं। उन्होंने मेरी पत्नी को मेरे ही पैसों के लिए भूखा मार डाला। रामदीन काका के वे शब्द मेरे कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। मेरी आंखों के सामने अचानक सुदीक्षा का वह पीला सहमा हुआ चेहरा घूमने लगा। मेरे भीतर एक अनजाने खौफ ने जन्म ले लिया। क्या मेरी सुदीक्षा के साथ भी? मैंने उसी क्षण फैसला कर लिया कि मैं अब एक दिन भी इस परदेश में नहीं रुकूंगा। मैंने अपना सारा हिसाब चुकता किया और अगली ही उड़ान का प्रबंध करके अपने देश की ओर निकल पड़ा। मैंने अपने घर पर किसी को भी अपने आने की भनक तक नहीं लगने दी। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर की असली सच्चाई क्या है। रात के 11 बज चुके थे जब मेरा किराए का वाहन मेरे उस नए आलीशान मकान के सामने रुका। मकान के भीतर से तेज संगीत और हंसने बोलने की आवाजें आ रही थीं। मैंने दरवाजे की घंटी नहीं बजाई, बल्कि धीरे से लोहे के मुख्य द्वार को धकेला जो सौभाग्य से खुला हुआ था। मैं दबे पांव आंगन की तरफ बढ़ा। दिसंबर की कड्डी खड्डी धाती ठंड में हड्डियां तक कांप रही थीं। हॉल की बद्धी सी कांच की खिड़की से मैंने अंदर का नजारा देखा। भीतर आग जल रही थी और मेरी माँ, मेरा भाई और मेरी बहन, जो शायद मायके आई हुई थीं, सोफे पर बैठकर महंगे मेवे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। पूरा कमरा खुशबू और गर्माहट से भरा हुआ था। लेकिन तभी मेरी नजर हॉल के बाहर घर के पिछले हिस्से में बनी सीढ़ियों के नीचे गई, जहां घोर अंधेरा था। मैंने जो देखा उसने मेरे शरीर के सारे खून को जमा दिया। कड कद हाथी ठंड के उस भयानक अंधेरे में मेरी पत्नी सुदीक्षा जमीन पर बैठी हुई थी। उसने एक बहुत ही पतली और फटी हुई सूती साधी पहन रखी थी जो उसे ठंड से बचाने में पूरी तरह असमर्थ थी। उसके कांपते हुए लाल हाथ बर्फीले पानी में झूठे बर्तन रगदाट रहे थे। तभी मेरी माँ हॉल से बाहर निकली। उनके चेहरे पर वह क्रूरता थी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। उन्होंने बिना कुछ कहे बर्तन धो रही सुदीक्षा की कमर पर जोर से एक लात मारी। सुदीक्षा मुंह के बल उन झूठे बर्तनों पर जा गिरी और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। महारानी कहीं की! मैंने तुझे कब से कहा था कि ये बर्तन धोकर मेरे पैर दबाने आ जाना, और तू यहां आराम से बैठी है? मां की आवाज किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। सुदीक्षा ने रोते हुए जमीन से उठने की कोशिश की और गिद्ध-गिद्धाते हुए कहा, मां जी, पानी बहुत ठंडा है। मेरे हाथों से खून निकल रहा है। बस 2 बर्तन बचे हैं। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। तुझे तेरे उस मजदूर पति का घमंड है ना? तू सोचती है कि वह तेरे लिए जो पैसे भेजता है वो मैं तुझे दूंगी? तू इस घर की नौकरानी थी और नौकरानी ही रहेगी। मां ने आगे बढ़कर सुदीक्षा के बालों को मुट्ठी में जगदा लिया। मेरे सब्र का बांध उसी क्षण टूट गया। मैंने पूरी ताकत से घर का पिछला दरवाजा लात मारकर खोल दिया। दरवाजे के जोर से टकराने की आवाज से पूरा घर दहल उठा। मेरी मां, जिनका हाथ अभी भी मेरी पत्नी के बालों में था, मुझे वहां साक्षात यमराज की तरह खद्धा देखकर पत्थर की मूरत बन गई। उनका चेहरा ऐसा सफेद पद्डक गया जैसे उनके शरीर का सारा खून किसी ने निचौड़ा लिया हो। सुदीक्षा ने जब मुझे देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह कांपते हुए मेरी तरफ दौड़ी और मेरे सीने से लगकर ऐसे फूट फूट कर रोने लगी जैसे बरसों से किसी कालकोठरी में कैद आजादी की भीख मांग रही हो। मैं अपनी पत्नी के शरीर की वह भयंकर कंपकंपी महसूस कर सकता था। उसका शरीर किसी कंकाल जैसा हो गया था, हड्डियां चुभ रही थीं। मैं सुदीक्षा को अपने सीने से लगाए हुए ही हॉल के भीतर दाखिल हुआ। मेरा छोटा भाई और बहन मुझे देखकर अपनी जगह से उठ खड्डे हुए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मैंने अपनी भयानक और शांत आवाज में कहा, तो यह है वह राजमहल जो मेरे खून पसीने से खद्दा किया गया है, और यह है वह इज्जत जो मेरी पत्नी को मेरे पीठ पीछे दी जा रही थी। मां ने हड्डबड्डाते हुए अपने चेहरे पर झूठी ममता का नकाब ओढ़ाने की कोशिश की। अरे बेटा, तू कब आया? तूने बताया क्यों नहीं? और तू इसे गलत समझ रहा है। ये तो बस बस कीजिए माँ। मेरी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। मैंने अपनी आंखों से आपका वह राक्षसी रूप देख लिया है। मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को जानवरों सा झूठा खिलाया जा रहा है, उसे ठंड में मारा जा रहा है। मेरा छोटा भाई, जो मेरी ही कमाई से खरीदा हुआ महंगा फोन हाथ में पकड़े था, आगे आकर बोला, भैया, आप माँ से इस तरह बात नहीं कर सकते। भाभी ने जरूर कोई गलती की होगी।
मैंने बिना एक पल गंवाए अपने भाई के गाल पर एक ऐसा जोरदार तमाचा जड्ढा कि वह सीधा जमीन पर जा गिरा। तेरी पढ़ाई, तेरे कपड्ढे और यह जिस घर में तू सांस ले रहा है, यह सब मेरी जवानी की चिता जलाकर आए हुए पैसों से है, और तू मुझे सिखाएगा कि मैं किससे कैसे बात करूं। मेरी बहन डर के मारे कोने में दुबक गई। मैंने सुदीक्षा की बांह पकड़ दी और उसकी फटी हुई साधी को थोड़ा सा खिसकाया। उसके हाथों पर गरम चिमटे से जलाए जाने के अनगिनत गहरे काले निशान थे। यह देखकर मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। माँ, क्या इसी दिन के लिए मैंने आपको अपनी जिंदगी की सारी कमाई सौंप दी थी कि आप मेरी पत्नी के शरीर को लोहे से दागती रहें? मैं रोते हुए चिल्लाया। मां ने जब देखा कि उनका सारा खेल खत्म हो गया है, तो उन्होंने अपनी बेशर्मी का आवरण ओढ़ लिया। उन्होंने अपना सीना तानकर कहा, हाँ, किया है मैंने। यह मेरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रही थीं, और तू क्या कर लेगा? यह आलीशान मकान जिसके घमंड में तू उछल रहा है, यह मैंने अपने नाम पर लिखवाया है। तू मुझे मेरे ही घर से नहीं निकाल सकता। मां की इस बात पर मेरा दुख एक भयंकर और खौफनाक मुस्कान में बदल गया। मैंने अपने आंसुओं को पोंछा और एक गहरी सांस ली। आप सच कह रही हैं मां, कागजों पर इस घर की मालकिन आप ही हैं। यह सुनकर मां और मेरे भाई के चेहरों पर एक शैतानी जीत की चमक आ गई। लेकिन मेरा अगला वाक्य उनके लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं था। लेकिन मां, शायद आप यह भूल गईं कि यह मकान नकद पैसों से नहीं, बल्कि एक भारी भरकम आरण लोन पर लिया गया था, जिसकी किश्तें हर महीने मैं अपने खाते से सीधे आरण चुकाने वाली संस्था बैंक को भरता हूं। कमरे में अचानक श्मशान जैसी शांति छा गई। मैंने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उनके सामने ही उस खाते का ऑटो पेमेंट स्वचालित भुगतान हमेशा के लिए रद्द कर दिया। आज से मेरी तरफ से एक भी पैसा इस घर की किश्त के लिए नहीं जाएगा। अगले महीने की 10 तारीख को जब किश्त नहीं पहुंचेगी, तो संस्था के अधिकारी आकर इस घर को नीलाम कर देंगे। मां के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह चीखते हुए बोली, तू पागल हो गया है? हम कहां जाएंगे? हम तो सर्डिडी चेक पर आ जाएंगे। तेरा भाई अभी कुछ नहीं कमाता। मैंने अत्यंत ठंडी आवाज में जवाब दिया, यह आपकी समस्या है, मेरी नहीं। जिस घर में मेरी पत्नी के लिए इज्जत की 2 रोटियां नहीं हैं, उस घर की एक एक ईंट को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। मैंने सुदीक्षा का हाथ मजबूती से पकड़ धा। सुदीक्षा, अपना कोई भी सामान उठाने की जरूरत नहीं है। इन लालची भेदियों की दी हुई कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए। चलो मेरे साथ। मैं अपनी पत्नी को लेकर उस मनहूस घर की चौखट से हमेशा के लिए बाहर निकल गया। पीछे से मेरी माँ और मेरे भाई के गिद्ध गिद्धाने और माफी मांगने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन मेरे कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके। मैंने शहर के एक अच्छे विश्राम गृह सराय में कमरा लिया। सुदीक्षा को गर्म पानी से स्नान करवाया, उसे अपने साफ कपड़े पहनाए और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। वह मुझे देखते ही बार बार रो पड़ती थी, लेकिन यह दुख के नहीं, बल्कि आजादी और सुकून के आंसू थे। अगले ही दिन मैंने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और भारत में ही रहकर एक सम्मानजनक नौकरी ढूंढ ली। वेतन भले ही विदेश से बहुत कम था, लेकिन उस घर में जो शांति और सुकून था, वह दुनिया के किसी भी खजाने से बढ़कर था। महीनों तक सुदीक्षा का मानसिक उपचार चला। धीरे धीरे उसके चेहरे की रौनक वापस लौटने लगी। उसकी हंसी, जो उस नर्क में कहीं खो गई थी, वह वापस इस छोटे से घर में गूंजने लगी। और दूसरी तरफ, जैसा मैंने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। किश्तें न चुका पाने के कारण कुछ ही महीनों में मेरे परिवार को वह आलीशान घर छौधना पद्दा। सढ़ेक पर आते ही मेरी बहन के ससुराल वालों ने भी अपने रंग बदल लिए और पैसों का लालच पूरा न होने पर उसे वापस घर भेज दिया। मेरा भाई दर दर की ठोकरें खाकर मजदूरी करने पर मजबूर हो गया, और मेरी माँ एक छोटे से झुग्गी वाले किराए के कमरे में बैठकर अपने कर्मों पर आंसू बहाने लगीं। आज जब मैं घर लौटता हूं, तो दरवाजा खुलते ही सुदीक्षा अपने हाथों में हमारे छोटे से बेटे विहान को लिए मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत करती है। मुझे यह समझने में बहुत देर लग गई कि परदेश जाकर पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। असली सफलता अपने परिवार और अपनी पत्नी को इज्जत और सुरक्षा देना है। अगर आपके अपने आपकी गैर मौजूदगी में आपके जीवन साथी का सम्मान नहीं कर सकते, तो वो आपके अपने नहीं, बल्कि सिर्फ आपके पैसों के भूखे गिद्ध हैं। ऐसे जहरीले रिश्तों का त्याग कर देना ही जीवन की सबसे बड़ी आजादी है।